बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, मुल्क में सियासी कशीदगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता दिनों DGISPR की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें दो नुकात बड़े अहम हैं। पहला नुकता आपके सामने बताते हैं कि तहरीक इंसाफ को अगर आगे बढ़ना है तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दूसरी जानिब जो जुडिशल कमीशन की बात थी, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई थी कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन तरतीब दिया जाए। DGISPR ने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो इस मामले की प्रोब जरूर करे, लेकिन फिर 2014 के धरने की भी प्रोब की जाए और इसके साथ इससे जुड़े वाकयात, पार्लियामेंट हाउस पर और PTV पर जो हमला और धावा बोला गया था तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन की जानिब से, उसकी भी प्रोब की जाए और सच अवाम के सामने लाया जाए। इसके जवाब में तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं ने बड़े सख्त बयानात दिए, जवाबात दिए और उनका यह कहना था, असद कैसर की जानिब से कहा गया कि हमने अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगी। इसके साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से कहा गया कि किस चीज़ की हम माफ़ी मांगे। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट, हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और इसके साथ आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिया हुआ था, इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ था, ये तमाम जो है जुडिशल कमीशन इनकी इंक्वायरी करे, इनकी इंक्वायरी सामने ले आए। हम जुडिशल कमीशन के मामले पर तैयार हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारी जमात के खिलाफ किया गया, हमारे कारकुनान को जो है इसमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और एक ट्रैक डाउन लॉन्च किया गया हमारी जमात पर, लिहाजा हम माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात एक इदारे के सामने है, एक मुल्क की सालमियत वाले इदारे के सामने, और इन दोनों की आपस में महाज आराई से मुल्क का नुकसान हो रहा है। किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे, इन दोनों के दरमियान मफाहमत कौन कराएगा, यह हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो हमने आपके साथ डिस्कस करनी है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज की कॉल पर है। मुख्तलिफ शहरों में यह एहतजाज किया जाएगा, आइन को उसकी असल रूह में बहाल करना ये इनका एजेंडा है। 6 सियासी जमातें इनके साथ हैं। क्या हुकूमत को ये टफ टाइम दे पाएंगे या नहीं? इसके साथ तीसरी खबर जो आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से है। तोशा खाना और पार्क लेन रेफरेंस में इनको आर्टिकल 248(2) के तहत जो दरखास्त दायर की गई थी सदारती इस्तस्ना की, उस पर एहतसाब अदालत की जानिब से जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इनके खिलाफ ये जो रेफरेंसेस चल रहे थे उनको रोक दिया गया है। तहरीक इंसाफ की बयानियाँ बनाती थी कि ये जब हुकूमत में आते हैं अपने केसेस माफ़ करा लेते हैं और जब हुकूमत में होते हैं ये हुकूमती दौलत लूटते हैं। क्या उनके बयानिए को ये चीज़ें तक़वियत दे रही हैं या नहीं, ये भी आज डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब मौजूद होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे इख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सीनियर तज्जियाकार जो हैं ब्रिगेडियर वकार हसन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू ब्रिगेडियर साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से, उसका भरपूर जवाब आ रहा है, रोज़ जवाब आ रहा है, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और उसमें एक चीज़ तवातुर के साथ हो रही है कि कोई माफ़ी नहीं। आप अगर एक्सपेक्ट करें कि तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगेगी, हम नहीं मांगेंगे। और वो अपने बयान पे कायम है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि 9 मई को किया गया। सवाल ये होता है कि अब एक बड़ी सियासी जमात और अगर एक इदारा आमने सामने आ जाए तो इनके दरमियान ये जो टकराव की सूरत हाल है, इससे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है? थिंक जो लार्जर मैसेज था, आई थिंक कॉन्फ्रेंस को उसको मीडिया ने फिर ज्यादा ट्विस्ट किया और जो आप बात कर रहे हैं कि एक परसेप्शन है कि खुदा न खास्ता इदारा और एक पार्टी आमने सामने खड़े हो गए। आई डोंट थिंक सो। अगर आप ओवरऑल देखें ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा उसको जरूर देखें। पाकिस्तान में आई थिंक एक हैबिट बन गई है कि आप ना एक बबल के अंदर रह के बातचीत करते हैं और ऐसे लगता है कि प्रॉब्ली सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिस पर डिस्कोर्स होगा, कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो उसको लिंक कर देते हैं। डिस्पाइट वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी। मैं अभी 4 चीजें बताऊंगा जिसकी बैकग्राउंड में ये कॉन्फ्रेंस हुई। आई थिंक वी मिस्ड, क्योंकि शायद 20% डिस्कशन थी इसके ऊपर, वो भी जब सवालात और जवाबात हुए। अफगानिस्तान का मेजर इशू था बिकॉज 1 साल से इस पे भी ज्यादा एक्टिविटी है वेस्टर्न बॉर्डर पे और उस पे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन चल रहे हैं। फिर आ जाता है इकोनॉमी पे बातचीत हुई, जो SIFC का रोल है। अभी इंशाल्लाह वेरी सून सऊदी क्राउन प्रिंस भी आएंगे, जब भी आई थिंक उनको अप्रोप्रिएट डेट्स होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स आनी है। देन वाज इंडिया पे बातचीत थी और फिर 9th में चूंकि 2 दिन बाद था तो साफ ज़ाहिर इस पर वेरी नेचुरल कि उसके ऊपर डिस्कशन हो। तो ये तो था ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। अभी इसको आई थिंक अगर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक मुद्दे पे या एक नुक्ते पे ले जाए, मेरे ख्याल ये ज्यादती होगी। दूसरा आ जाता है कि 9th मई का चूंकि 2 दिन बाद था और वो नेचुरल था।
नाइन्थ में को आई थिंक जो पीटीआई ने किया, अनफॉर्चुनेटली एक तो आपने एक एक्ट किया, उसके बाद जब रेवोल्यूशन नाकाम हुआ तो फिर आपने उसको डिनाई किया शुरू में, देन यू स्टार्टेड ट्रिवियलाइजिंग इट। मेरे ख्याल में ऑनेस्टली अगर आप देख लें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके से मिलिट्री इंस्टॉलेशन शोधा के मॉन्यूमेंट पे असॉल्ट किया हो, या टीटीपी ने किया है, सॉरी टू से, और या फिर पीटीआई के एक्टिविस्ट ने किया, और मेरे ख्याल में यूथ था वो बिल्डर था, सारा कसूर बेसिकली लीडरशिप का ही होता है। अभी भी आप देख लें, अभी गवर्नर सिंह जब अपॉइंट हुए तो वहां पे एक रिटोरिक है, नॉट रियलाइजिंग यार इश्यूज क्या है, सिक्योरिटी है, मैंने गवर्नर साहब करके दिखाएं, लाइक मरियम नवाज शुड डिलीवर इन पंजाब, इसी तरह सिंध में पीपल पार्टी डिलीवर करे और केपी में पीटीआई डिलीवर करे, उनकी गवर्नमेंट है। रिटोरिक है, अंदर खाने अगर आप देखें तो आई थिंक जो है चीजें चल रही हैं। बात जो आई थिंक डीजीआईएसपीआर ने की उसको भी बहुत ज्यादा च्युइंगम की तरह खींचा गया कि जी जो यही एक ऑप्शन है, बेसिकली सेट कि जी पॉलिटिकल पार्टीज शुड डिसाइड। हाँ ये जरूर है कि इन केस दे रिपेंट और रिकंसिलिएशंस हुई हैं, अभी साउथ अफ्रीका में देख ले, नेल्सन मंडेला ने कराया वाइट्स के साथ, इस तरह जो है इथोपिया में भी बहुत बड़ी रिकंसिलिएशन वॉर की सिचुएशन थी। खुदा ना खास्ता हमारा ऐसा नहीं है, बट आई वुड से कि ज्यादा कोशिश की जाती है कि इसको लेट्स से एस्टैब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूशन वर्सेस पीटीआई की, मेरे ख्याल में ऐसी चीज नहीं है। पाकिस्तान एक तो मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी है, और बाकी जो कुछ मामला अदालतों में है, कुछ मामला जो है पॉलिटिकल पार्टी ने, कुछ मामला पार्लियामेंट ने सेटल करने हैं, तो मैं तो इसको इतना ज्यादा वो नहीं लेता। आई थिंक मोर ऑफ रिटोरिक एंड लेस ऑफ सब्सटेंस। पीटीआई की जानिब से जवाब लेते हैं शौकत बसरा साहब, ये टीटीपी के बाद पीटीआई है जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, और 9 मई एक रियलिटी है, आपके लोग वहाँ पे गए, आपके लोगों ने वहाँ पर हमले किए, आप इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, फिर कहते हैं हम इस पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। आगे किस तरह से मामलात बढ़ेंगे? क्या कन्फ्रंटेशन में थ्रू आउट रहना है? कमर भाई, मैं ब्रिगेडियर साहब की किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं करता, जितने भी उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए हैं। डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आफ्टर थॉट थी और पूरी प्लानिंग के साथ थी, और वो टारगेट किलिंग करने के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए थी। अच्छा, वो अब डीजीआईएसपीआर ने सबसे पहले तो अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जब एक फौजी हलफ लेता है तो वो हलफ लेता है कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा। तो डीजीआईएसपीआर साहब ने तो उस दिन टोटल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हालांकि उनका तो कोई सियासत से तल्लुक नहीं है, तो उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। अब गुजारिश ये है कि अगर सर वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका बैकग्राउंड भी था, उससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान के मामलात पर डिस्कस किया है, इंडिया के मामलात पर डिस्कस किया है। अगर सवाल जवाब में सहाफियों ने पूछा, उससे पॉलिटिकल नैरेटिव भी निकलता है फिर ऑब्वियसली। जिस तरह हम कह रहे थे कि 9 मई बहाना था, तहरीक इंसाफ और इमरान खान निशाना था, और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको और इंडोर्स कर दिया। और उस दिन भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो अफगानिस्तान, वो दूसरी, वो तो बहाना था। असल में सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना था, क्योंकि 8 मई था, 9 मई आने वाला था, और उस पूरे एक उसको बनाया गया कि जी तहरीक इंसाफ इंतशारी टोला है, इनके वोट इतने हैं, इनका क्या तल्लुक है डीजीआईएसपीआर का ये बताने का इनके वोट इतने हैं, उनके वोट उतने हैं। भाई अगर हमारे वोट ही इतने नहीं है तो फिर आपने क्यों ये पूरे मुल्क के अंदर हमारे घरों पे छापे मार रहे हैं, हमें घरों से झंडा लेके नहीं निकलने देते, हमारे घरों को तोड़ दिया गया, माओ बहनों के हंसों से खेला गया, ट्विटर आपने बंद कर दिया, सोशल मीडिया को आप बंद करने जा रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि डीजीआईएसपीआर को, और होना तो वैसे ये चाहिए था कि उस दिन डीजीआईएसपीआर को अपनी इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तो उन्होंने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो मेरे ख्याल में उससे कोई मैसेज अच्छा नहीं गया। लेकिन बात तो समझ आ, सॉरी टू से बसरा साहब, ये देखें मुल्क की सालमियत का इदारा है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। अब आप उसे एक पॉलिटिकल जमात से मिलाएंगे तो मैं यहाँ पे चुप नहीं रहूंगा, मैं इसे कंडेम करूंगा। या आपकी अपनी सोच जरूर हो सकती है, लेकिन वी कांट प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म टू मलाइन द फोर्सेस। आप बिल्कुल अपने दायरे देखें नहीं बसरा साहब, आप क्रिटिसाइज करें सर, ये आपका हक है, आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पे देखें आप उसके एक इदारे को किसी सियासी जमात के बराबर ला कर नहीं खड़ा कर सकते सर। मैंने ये कहा है कि डीजीआईएसपीआर ने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तहरीक इंसाफ के वोट बताते रहे हैं, सीटें बताते रहे हैं, ये उनका काम नहीं था। और दूसरी बात, हमें माफी किस बात की मांगे? इस बात की माफी तो मांगनी चाहिए जिन लोगों ने पूरा 1 साल हमारे घर तोड़े, हमारी माँ बहनों की को जलील और रुस्वा किया,
हमारी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। 9 मई को बहाना बनाकर हमारे पार्टी को तोड़ा गया। इमरान खान साहब पर 200 मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक एक बंदे पे आप बताएं कि चले मान लेते हैं कि शौकत बसरा ने एक 9 मई किया, मुलव्वस होगा उसके अंदर, तो मेरे ऊपर 50 FIR देने की क्या जरूरत थी? अब हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा फिर वही है कि अगर कोई मुजरम ये नहीं कहता, सुने जी। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, कोई मुजरम ये नहीं कहता हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर 100 इतराजात होंगे, बनाए फुल कोर्ट 15-16 जजेस की, लाइव दिखाएं जिन जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको सजाएं दे। माफी कौन सी? ठीक हो गया। इस बात पे इतना आगे बड़ा बढ़ता हूं, मैं जुर्म हो। ब्रिगेडियर साहब से इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन पहले इख्तियार वली साहब की जानिब बढ़ते हैं। इख्तियार वली साहब, मामला ये है कि ये तमाम कुछ जो हो रहा है, जो ये FIRs बनाई जा रही हैं, जो घरों में छापे मारे जा रहे हैं, ये कोई डायरेक्टली फौज तो आके कर नहीं रही, ये तो पुलिस की जानिब से हो रहा है। और देखें इख्तियार साहब, सवाल सुन लें उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन कीजिएगा। पहले भी जब ये था तो शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, अब भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत लीड कर रही है, तो अल्टीमेटली ब्लेम जो आता है वो मौजूदा हुकूमत पे आता है। आप सियासी अपने इख्तलाफात पे ये ना भूल जाएं कि कल आप भी इस चीज़ का निशाना बन सकते हैं। जी इख्तियार साहब। देखिए, मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल ठीक आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं कि आप चेक कर लें कि आपके जो PTI के मेहमान हैं कि वो है या वो शो छोड़कर चले गए हैं। जहां तक मुझे समझ आ रही है मेरे ख्याल में वो चले गए हैं, बिकॉज उनमें अब हिम्मत नहीं है कि वो जवाब सुन। नहीं, मेरे बस साहब साथ हैं हमारे। सबसे पहले बात यह है, मैं आपको बताऊं कि पंजाब की रिवायात हो या बलोच रिवायात हो या पश्तून रिवायात हो या सिंधी रिवायात हो, कोई किसी के घर पर हमला नहीं करता। GHQ हमारी पाक फौज का घर है, आपने उनके घर पे हमला किया। जो कर्नल शेर का मुजस्सिमा था, जो MM आलम का जहाज था, जो चागी का निशान था पेशावर में, ये मोनूमेंट्स, ये हमारी वफाओं, ये इस मुल्क की शुआर और इसके मुल्क की इज्जत और तकरीम के निशान थे। आपने उनको जला डाला। आप किस तरह डिनाई करेंगे जब आलिया हमजा की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर हो, जब मैडम यास्मीन राशिदा साहिबा मोहतरमा कहती हैं कि कोर कमांडर हाउस पहुंचो, जब मुराद सईद कहता है कि कोर कमांडर हाउस पहुंचो, जिना हाउस पे हमला करो, जब आपके अपने हमने कोर की वर्दी उठा ली है कोर कमांडर हाउस से और हमने फतह कर लिया है, उसके बाद आप डिनाई कर सकते हैं? डू यू हैव ए चांस? आप में इतनी करेज है कि आप डिनाई कर ले? नहीं कर सकते। अब इन बातों पर देखें, माफी वो थी जब आपको उस वक्त मिली थी जब आपने पार्लियामेंट पर हमला किया था, नहीं मिलनी चाहिए थी आपको। आपने PTV पर हमला किया था, नहीं मिलनी चाहिए थी आपको माफी, लेकिन उस वक्त की जमहूरी कुव्वत ने और जमहूरी हुकूमत ने आपको। सर वो कहते हैं आप लोगों ने भी तो अदलिया पर हमला किया था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। दे अवॉइड मियां नवाज शरीफ ने हमला नहीं किया था, लेकिन उसमें जो लोग मुलविस थे वो 5-5 साल की नाअहली गुजार के गए, उनको सजा भी मिली है। इनको तो अभी सजा मिली नहीं है। बात सारी ये है कि ये 9 मई में मुलविस थे। DGI SPR कल तक तो ये कहते थे कि ये जो फौज का जो आर्मी चीफ होता है, जब बाजवा साहब है कि ये कौम का बाप है, कल तक तो वो इनका बाप था। आज अपने बाप से माफी भी मांगते हुए इनको सर बात ये है कि ये देखें सियासी बयानबाजियां अगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, सर देखें इख्तियार वली साहब, जनरल बाजवा की बात हो तो जिस तरह से तरीके इंसाफ ने कहा था, मुस्लिम लीग नून ने भी उनके खिलाफ पहले स्टेटमेंट्स दी और उसके बाद उन्हीं को फिर अगले टेन्योर का चार्ज भी दे दिया। ये सियासी बातें हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। मैं ब्रिगेडियर साहब की जाने पाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब जानना ये चाहता हूं कि एक जुडिशियल कमीशन बनाने का कहा गया, अगर ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तरफ हम मामले को लेकर जाएं और कोई ऐसा कमीशन बना देंगे जो तमाम चीज़ें हैं, जितने भी हमारे कंट्रोवर्सीज हैं, इनको सेटल करे, आवाम के सामने सच लाए, तो इस पर मेरा ख्याल से किस रजामंदी हो जानी चाहिए। इमरान खान साहब तो कहते हैं बनाएं। जी, इसमें यू कैन आई थिंक स्टार्ट 1947 से कर दें। बिल इसका कोई एंड नहीं है। ये नहीं है कि इदारों से गलतियां नहीं हुई या ब्लंडर्स नहीं हुए, मैं तो आई एग्री विद इट। लेकिन बात वही है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड और उसकी बात हो रही है।
बाकी ये है कि somebody says कि जी फलां तारीख तक कर लें, कोई कहेगा जी आप 71 तक चले जाएं, कोई कहेगा फिर आप 47 पे चले जाएं। अभी इंडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है, नेहरू और गांधी का, बेसिकली बीजेपी उनके खिलाफ पूरा मुकदमा किया हुआ है और वो समझते हैं कि टोटली जो है ना मिस हैंडल किया, हालांकि ये लोग मान ही रहे हैं और भारत की जो फाउंडेशन है सेक्युलर भारत की इन लोगों ने रखी, लेकिन वहां पे एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। मैं सिर्फ थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो अभी ट्रिवियलाइज किया, ये सबसे अनफॉर्चुनेट है कि आप एक एक्ट करें फिर आप इसको ट्रिवियलाइज करें। ये सिर्फ ये नहीं है कि 9th में को सडनली पीपल स्टार्टेड एरप्टिंग, उससे एक साल पहले पूरी एक जो है, और उस पर मेरा पूरा एनालिसिस अखबार में छपा, आप शक देख लें। जिस तरह ट्रंप ने किया कैपिटल हिल पे, को 1 डे का नहीं था, उनके जो ट्रम्पस्टर्स थे देवर देन प्रोडेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, प्रोग्राम्स हो रहे थे, कॉन्टेक्ट स्कीम्स चल रही थी, कैंपेन चल रही थी। तो इस तरीके से आई थिंक स्पेशली आर्मी का जो रैंक एंड फाइल है इसके अगेंस्ट और जो कमांड स्ट्रक्चर है इस पर बातचीत शुरू थी बड़ी नेगेटिव। अच्छा 9th पे जब आप आते हैं तो देवर लाइव टेलीकास्ट, जो इनके चहेते हैं एबट से, अभी उसको एक दो को डिसऑन किया उन्होंने, नॉर्थ अमेरिका और लंदन में, मैं नाम लूंगा भगोड़े हैं दोनों, वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, टारगेट्स दे रहे थे, फलां जनरल के घर चले जाओ, फलां जगह चले जाओ। देन दे वर जॉइंड बाय इवन यूएस कांग्रेसमैन ज़ल्मे खलीलजाद कि जी आर्मी चीफ इस्तीफा दे दें। बात तो सिर्फ ये कि एक आई वुड से घिनौनी साजिश थी, जब नाकाम हुई और फिर डिनाई इस तरह किया मिलिट्री ने कि आपने ब्लडशेड नहीं होने दी, वरना तो फायर लोड पे इनका तो इरादा था कि तो 2,500 बंदे की लाशें हो और फिर जो है रेवोल्यूशन कामयाब हो जाएगा, ऐसे नहीं आते। और अगर पाकिस्तानी अवाम इतनी आई थिंक ग्लूड थी तो निकल आती, मेनली इनके एक्टिविस्ट थे जो कुछ 1000 में थे। तो अगर आप ये करें, कैंपेन भी करें जिसके विजिबल साइंस है, फिर उसके बाद फिजिकल असॉल्ट करें और बाद में कि जुडिशियल कमीशन इस बात पे बनाया गया जाए कि ये असॉल्ट हुआ है कि नहीं और फॉल्स, आई थिंक दिस इज ट्रिवियलाइजिंग। ये बड़ा टिपिकल है कि आपने एक्ट किया और चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हर चीज जो है रिकॉर्डेड लाइव टेलीकास्ट हुआ है, सर वो कह तो रहे हैं इवेंट कि था। तो मेरी प्लीज आप उन सजेशन है पर कि ये आप कह इस रहे हैं, वो चीज ये को कह ऑन रहे हैं कि करें। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो जुडिशियल कमीशन की जो बात की गई है, मेरे ख्याल से अगर वो खान साहब कह रहे हैं और DGISPR भी कहते हैं ठीक है बना दें, तो ये बन जाना चाहिए एक जुडिशियल कमीशन, सच सामने ले आए कि क्या क्या हुआ है। डू यू एग्री? पहले कमीशन पे कौन सी इस पे रिजल्ट आए, मेरा ये पॉइंट है कि पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड, चीजों को ऑन करें और चीजें अभी आप क्या, आप ख्याल में केपी गवर्नमेंट बनी है, इनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि ठीक है मेजोरिटी उनको दी कि गवर्न करें तो डिलीवर करें, मे बी अवाम उनको पसंद करें तो उनको शायद सेंटर में भी नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट मिल जाए। लेकिन 9th में आई थिंक ट्रिवियलाइज नहीं किया जा सकता, इसके अंदर और बेशुमार चीजें हैं। मेरे ख्याल में तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड असॉल्ट था, उसका ठीक एहतसाब होना चाहिए, ठीक वरना फिर देखिए एक चले प्रेसिडेंट बन जाएगा, कोई चल पार्टी उठ के यही काम करेगी। चले हम इसे ज़्यादा ड्रैग नहीं करते। जो शौकत बसरा साहब हैं उनकी जानिब आऊँगा। शौकत बसरा साहब, ये जो आपको एक सूबे में तो हुकूमत मिल गई है, लेकिन उस सूबे से अनफॉर्चुनेटली स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं, जो वज़ीर आला की जानिब से आ रही हैं, उसके जवाब में गवर्नर की जानिब से स्टेटमेंट दी जा रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? अब मामलात आगे नहीं बढ़ने चाहिए? अवाम इस महंगाई में, इस सियासी इंतशार में तंग आ चुकी है सर। कंबर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं समझता हूँ ब्रिगेडियर साहब या तो डबल माइंड हैं या कंफ्यूज हैं, जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे। एक तरफ कह रहे हैं कि मूव ऑन करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 9th में हुआ है। भाई हम कब कह रहे हैं कि 9th में नहीं हुआ? 9th में के जो लोग हैं उनको आपने 1 साल, ये भी हमारा कसूर है कि आप उनको पकड़ नहीं सके, आप इनको सजाएं नहीं दी। भाई मिलिट्री कोर्ट्स जिनको कोई कानूनी और आईनी इख्तियार नहीं है, आपने वहां पर केसेस चलाए। हम तो कह रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स का काम ही नहीं है, क्यों नहीं वहां पे अगर ले ही गए हैं तो क्यों नहीं वहां पे फैसले आए? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट चीफ काजी फायज ईसा साहब, जो उनका कंडक्ट हमारे साथ है वो सबके सामने है, वो क्यों फैसले नहीं आए हमारे खिलाफ? क्यों हाई कोर्ट से फैसले नहीं आए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर ये अभी सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिला? और किस चीज का रिलीफ? छोड़े देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जो बेंच की सरबराही की है सर। सुन तो ले। मैं फिर कहता हूं कि जिस मुआशरे के अंदर इंसानी हकूक की पामाली हो रही हो, जहां जजेस गैर महफूज हों, जहां पर सियासी कारकुन उनके घरों को तोड़ा जा रहा हो, माओ बहनों को जेलों में डाला जा रहा हो, तो भाई समझें कि वहां पे आला अदलिया से मुराद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का या तो वो कॉम्प्रोमाइज है और या वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। आज इस मुल्क में जजेस गैर महफूज हैं, आज इस मुल्क में कंबर जजेस गैर महफूज हैं। हमारा सिर्फ एक कहना है भाई, आपने DGISPR ने उस दिन कहा कि 2014 से बनाना है कमीशन, बनाएं, बिस्मिल्लाह करें, 2014 से बना दें और उसमें सारी चीजें लेकर आए। हम तो बार बार कहते हैं कि आप देखें हुआ क्या था 1971 में, आज समझ आ रही है चीजों की। 1971 में मुजीबुर रहमान की 181 सीटें थी,
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 61 सीटें थी। सर वो तारीख वहाँ हम उनको हुकूमत सबके नहीं सामने बनाने है दी तारीख। वो कह रहे हैं, वो खुद अच्छा, भी ये मेरी कह रहे हैं कि बात हमसे सुनिए। ब्लेंडर्स कमिट हुए हैं, लेकिन अब अच्छा, आगे मेरी भी बढ़ना है। मैं एक छोटे से ब्रेक पे समझ जाता आगे बढ़ना हूँ है। बसर साहब, एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूँ। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और इस शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर हम तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान जो है वो जल्द से जलूस करने जा रही है, हुकूमत को किस हद तक कमज़ोर कर सकती है, इख्तियार वली साहब से जानेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान जो कि 6 जमातों पर मुश्तमिल है, इसने इरादा किया है कि अब ये जल्द से जलूस करेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे। IMF ये कहती है कि वो बिजली और गैस के नरखें बढ़ाने के हवाले से पाकिस्तान से बातचीत करेगी। ऐसे हालात में जब हम IMF का पैकेज लेने जा रहे हों, जब ओपोजिशन जमातें धांधली का रोना रो रही हों, कितना मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए ये तमाम जो प्रेशर है इनको बर्दाश्त करना। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। इनसे जानेंगे, सर आप समझते हैं कोई पोटेंशियल थ्रेट है इन 6 जमातों की जानिब से जो कि जल्द से जलूस अब करने जा रहे हैं? अच्छा, ऐसा है ना कि ये अक्सर ये पीटीआई वाले ये बात करते हैं ना, एक तो इनका पता नहीं चलता कि ये पीटीआई है, अब ये मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, पता नहीं, एक तो इनकी शिनाख्त नहीं है। ये कहते होते ना, अक्सर ये बात करते हैं लंदन प्लान का। लंदन प्लान बुनियादी तौर पर ये जो काम ये खुद करते हैं ना, ये मॉडर्न जमाने की एक नई टेक्निक है कि जो जुर्म करो ना कमरे के अंदर, बाहर निकल के दूसरे पर इल्जाम लगा दो। इन्होंने ये ताहिर कादरी के साथ बैठे थे, शेख रशीद उसमें बीच में था और उसमें परवेज इलाही शामिल थे। लंदन में बैठ के इन्होंने प्लान बनाया था कि हमने किसी तरीके से चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है सीपेक की, उसको हमने रोकना है। और चाइना के प्रेसिडेंट का उन दिनों दौरा हो रहा था और इन्होंने पूरे 126 दिन का धरना रख दिया। वो धरना खत्म हो गया, लेकिन सीपेक का मुआहदा हो गया। अब इनको प्रॉब्लम यह है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब इनकी हिस्ट्री जरा चेक करें। इनका प्रोविंशियल मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो लिखता है खत IMF को, इनको पैसों मत दो, इनको कर्ज मत दो। इनका जो शौकत तरीन था उसने लेटर लिखे हैं कि जी पैसे ना दे। IMF को लिखा कि कड़ी ये करें वो करें, एहतसाब करें, और इलेक्शन में ये हुआ। हालांकि इलेक्शन के साथ उनका कोई ताल्लुक और कोई काम है ही नहीं। फिर बानी PTI ने लेटर लिखा जेल से। ये सारी चीजें, ये शरारतें हैं बुनियादी तौर पर। मैं जब कहता हूं ना, ये बसरा साहब इसको पर्सनली ना लें, लेकिन जिस बंदे में थोड़ा सा भी शऊर होगा तो ये बात समझ में आती है कि अगर एक पार्टी को इजराइल फंड करता है, एक पार्टी को इंडिया फंड करता है, तो उनका काम भी यही होगा कि ये उनके मफादात को फिर गार्ड करते हैं। नहीं, इसराइल किस तरह से फंड कर रहा है ये इस पार्टी को? फॉरेन फंडिंग केस आपने नहीं देखा? अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़िए। नहीं, इसराइल से फंडिंग है बसरा साहब? आप इसराइल से फंडिंग ले रहे हैं? जी बिल्कुल। आपने मेरी बात बीच में काट दी ना, मुझे जरा जी जी जी, मैं इख्तियार साहब से कंप्लीट कर लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। फॉरेन फंडिंग केस में इजराइल, अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका, UK समेत ये बहुत सारे मुल्कों के फंड है, और वो सिर्फ उनका काम यही था कि इन पे पैसे लगाओ, इनकी सोशल मीडिया पर पैसे लगाओ, इनकी जात पे पैसे लगाओ, इनकी पार्टी पे, इनका जो जत्था है उस पर पैसे लगाओ। ये पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए ये काफी है। नहीं, इख्तियार साहब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसराइल फंडिंग कर रहा है PTI के सोशल मीडिया विंग को। फॉरेन फंडिंग केस में जो PTI के अपने जाती पार्टी के अकाउंट्स थे उसमें इजराइल से पैसे आए हैं। अगर ये डिनाई कर सकते हैं तो कर लें डिनाई, अगर आपके इल्म में नहीं है मैं अभी ये शौकत बसरा साहब से अभी पूछ लेते हैं इसका जवाब। जी सर, आपका सोशल बीच में रह गई। जी जी जी, आप कंप्लीट कर लें, फिर करता हूं मैं। बात ये है कि IMF पैसे दे रहा है, ये ईरान आ गया, अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला रहा है। इसके बाद सऊदिया 2 वफद आ गए, इसके बाद MBS आ रहा है, इसके बाद चाइना आ रहा है, UAE आ रहा है, कतर आ रहा है, पाइपलाइन आ रही है। पाकिस्तान को गुज़श्ता 5 सालों में जितना इन्होंने तनहा कर दिया था कि कोई पड़ोसी मुल्क आपके साथ हाथ या आंख मिलाने के लिए तैयार नहीं था, अब पूरी दुनिया आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ला रही है, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे चल पड़ा है। सरिया सस्ता हो गया, सीमेंट सस्ता हो गया, आटे का रेट सस्ता हो गया, घी, दाल, चावल, चीनी सस्ता हो रहा है, और इनको फिर मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं कि अब किस तरह हमने सारे मामलात को खराब करना है, बर्बाद करना है, पाकिस्तान को डिट्रैक्ट करना है।
लेकिन हम इनको बता दें कि इंशाल्लाह व्हाटएवर द कॉस्ट इज एंड विल, ठीक है, हम पे करेंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान को सही। नुकसान पहुंचाने की कतई इजाजत नहीं। इजाजत नहीं देंगे। बस साहब क्विकली इस पे रिस्पॉन्ड कर दें क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है फिर से। अच्छा, पहली बात तो यह है कि इसराइल अगर उसने हमें फंडिंग की है तो अल्लाह ताला तबाह बर्बाद कर दे हमें भी, और जो अगर कोई झूठ बोल रहा है तो अल्लाह ताला उसको भी तबाह बर्बाद कर दे और अल्लाह ताला उस पर लानत हो अगर ये काम हुआ हो तो। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि जनरल बाजवा साहब की हमारी नाराजगी की एक वजह ये भी थी, वो इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए भी हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। ये भी मैं आपको खबर दे देता हूं, अगर मेरी बात दुरुस्त ना लगे तो आप परवेज खटक साहब और अली अमीन गंडापुर साहब का इंटरव्यू कर लीजिएगा। तो भाई ये दूसरी बात बात, आपने उस वक्त क्यों नहीं अच्छा की? सुन लेना इख्तियार वली साहब, मेरी गुजारिश सुन लें इख्तियार वली साहब, मैं गुजारिश। दूसरी बात, आप उस वक्त कर देते हमें ना ये बात, और ये जो टोला मुसल्लत किया गया है, क्योंकि जो लोग हारे हुए हैं, जो मुसल्लत हो गए हैं, इनका एजेंडा पता है क्या है? इनका मेन एजेंडा, चूंकि ये इसराइल को तस्लीम करना, अमेरिका को अड्डे देना, और ये तीसरा काम करेंगे मोदी की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर का फैसला करना। आज तीनों बातें लिख के रख लिया मेरी, और ये इन्हीं के हाथों से करवाया जाएगा, क्योंकि इनका तो स्टेक नहीं है। अवाम में से तो ये फारग हो गए हैं। अच्छा एक मिनट, अवाम में से तो ये फारग हो गए हैं। अवाम तो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती, अवाम तो इनको जेलों में देखना चाहती है। अगर मियां नवाज शरीफ इनका सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड था ना, अगर वो हार गया तो जीता कौन है? हमारा सवाल तो ये है। और दूसरी बात, मैं एक और गुजारिश कर दूं, हमारा मौकफ आज भी यही है कि आप अवाम से नहीं लड़ सकते। इमरान खान इस वक्त जो शऊर अवाम को दे चुका है, उसका मुजाहरा अगर 9 मई वाकई अगर यकीन करते कि 9 मई हम तहरीक इंसाफ ने किया है या 9 मई बयानिया ठीक है, तो 8 फरवरी को फिर 9 मई का बयानिया रिजेक्ट ना किया जाता। 8 फरवरी को तो लोगों ने कह दिया कि हम नहीं तस्लीम करते 9 मई को कि तहरीक इंसाफ ने किया है या इनकी कोई प्लानिंग शामिल थी, क्योंकि वोट उन्होंने, इमरान खान जेल में था, पार्टी तोड़ दी गई थी, चौथे नंबर के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे, निशान हमारे पास नहीं था, टेलीफोन बंद कर दिया गया था, क्या था गाल हो गई है, गाल हो गई है, ये आ रहे हैं। तो क्या हुआ जब, और हमारे पाकिस्तान में हमेशा ये हुआ कि जब लोगों को ये इल्म चल गया ना कि यार इन्होंने तो आ ही जाना है, लोग वोट दे देते थे। लोग हमारे इलाके का डीपीओ, एसएचओ, बस साहब ये सारी बातें देखें आवाम को बहुत सारे हकाइक पता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी तेज़ी के साथ इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है और तमाम लोग जानते भी हैं बहुत सारी चीज़ें जो आप एक्सप्लेन करें और बहुत सारी चीज़ें जो कि निगेशन में भी इसके जाती हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना लेने के हवाले से। पार्क लेन और तोशा खाना जो रेफरेंस हैं, इस पर आर्टिकल 248(2) के तहत सदर मुमलिकत ने इस्तिस्ना ले लिया है। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, तहरीक इंसाफ ये बयानिया बनाती है कि ये जो लोग हैं, ये तमाम लोग मुसल्लत किए जाते हैं और इनको कोई लेकर स्पेशली आता है, और वही लोग जो हैं इनके खिलाफ एक बयानिया बनाया गया हमारे दौर में, अब उनको आप लोगों ने हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया है। और फिर वो ये कहते हैं कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये लूट मार करते हैं, फिर वापस होते हैं तो केसेस जब बनते हैं दोबारा इक़्तिदार में आके ये अपने केसेस जो हैं वो माफ़ करा लेते हैं। अब ये इस्तिस्ना लेने वाली जो ख़बर है, ये आज के दिन आई, एहतसाब अदालत की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया। 2 रेफरेंसेस हैं, पार्क लेन, तोशा खाना, गाड़ियों के हवाले से। हम देख रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म की इसी तोशा खाना जो केस है उसमें अकाउंटेबिलिटी चल रही है, वो केस भी लगा हुआ है अदालतों में। तो ये किस हद तक तासुर दुरुस्त है कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है? आई थिंक आई एम फॉर क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, अपना जो व्यू है, और उसमें लीगल भी आप लड़ सकते हैं, देन नैब के अंदर केसेस हैं, बिल्कुल होना चाहिए। और जो इस्तिस्ना वगैरह, आई डोंट बिलीव इन इट कि इस्तिस्ना किसी को भी होना है, बिकॉज पाकिस्तान किस तरह आगे मूव। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन कर दूं, असॉल्ट ऑन गर्दन पे बड़ा जरूरी था। बसर साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्स में क्यों गया। आई विल टेक अ मिनट कि आप किसी भी मुल्क में चले, आप अमेरिका में चले, सबसे बड़ी जमहूरियत है, इंडिया में चले जाएं, मिलिट्री गैरिजन जो पर्सनल प्रोटेक्टेड होते हैं हर जगह 3 चीजों से, असॉल्ट, फिजिकल, उसके बाद सबवर्जन और सबोटाज है गैरिजन, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, कल फिर डिफेंस लाइन पे हमला हो सकता। आप अमेरिका का जरा कॉमन लॉ पढ़िएगा मिलिट्री का, उसमें एक सिपाही खड़ा हो ना उस पे चेक पोस्ट पे गैरिजन के पास, आप शाउट करें जा, यू विल बी इन फॉर 6 मंथ। आप थप्पड़ मारे उसको या शॉट करें, आग लगाएं, 20 साल तक जा सकती है। ये हर जगह है। और मिलिट्री लॉ जो है वो कहता है गैरिजन में ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। बड़ा लॉजिकल था कि जब बात हुई तो ये सिर्फ मिलिट्री कोर्स का इशू नहीं था, ये ज्यूरिसडिक्शन का है। फिर तो ठीक है, जो मर्जी। तो मेरा ये था कि इसको क्लैरिफाई किया जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स और असॉल्ट ऑन मिलिट्री गैरिजन को इस तरह मिक्स करके बताया जाए। हालांकि जो मिलिट्री लॉ है या मिलिट्री कोर्ट्स है, ये भी आपके
आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है। सिर्फ अभी एक सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर आप कह लें कि एक ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि कोई सर प्रोटेक्ट फैसला इंडिया है में आप सर, जाके करें, फैसला और मौजूद है। प्रोटेक्टेड। बाकी अकाउंटेबिलिटी पे आई एम फॉर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ऑनेस्टली। मतलब पाकिस्तान फिर कैसे आगे चलेगा? आई एम नॉट एग्री विद इट कि जी किसी को भी इस्तिस्ना दिया जाए, इवन वो सदर पाकिस्तान है। और अगर बाजवा साहब का है, कश्मीर पे भी बातचीत हुई जी, भेज देंगे। 2000 जब ट्रंप के साथ विजिट हुआ था इमरान खान साहब को, तो वहां भी खबरें हैं कि शायद कॉम्प्रोमाइज सर किया ये गया था। और अकाउंटेबिलिटी फिर का एक छोटा सा 5 पॉइंट अगस्त के ऐड कर बाद लें, क्या बिल्कुल किया मेरे था? पास टाइम खत्म हो गया, कि आप इस हक जी, में जी। हैं कि साबिक आर्मी चीफ की भी अकाउंटेबिलिटी उस तरह होनी चाहिए जिस तरह सियासतदानों की होती है। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं 100% होता। ना ना ये बात ना करना, 100% ना ना नहीं, नहीं ये होनी बात नहीं चाहिए। करनी, ये बात नहीं करनी। बदर साहब मैं कह रहे हैं होनी चाहिए। और सर नहीं होनी चाहिए थी, क्यों ना, क्यों मुकद्दस गाय हैं वो, बिल्कुल नहीं कोई होनी कोई चाहिए। मुकद्दस का है नहीं। ऐसा चले ना करना चले चाहिए चले ना। चले ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे विद इन द इंस्टीट्यूशन है या आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन है, कोई भी पॉलिटिशियन है, और यही प्रिंसिपल स्टैंस होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी करनी है आपने तो अक्रॉस द बोर्ड करें। इसमें किसी भी तरह से या किसी भी तरीके से कोई ऐसा तासुर नहीं जानी चाहिए कि अपनी मनपसंद अकाउंटेबिलिटी चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे 3 मेहमान थे, उन्होंने अपनी राय से आगाह किया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।